स्टूडेंट मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करेंगे। आज हमें यहाँ पर एसिड का अपनी डेली लाइफ में यूज़ देखेंगे, इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे और कॉमन सॉल्ट जो आप घरों में यूज करते हो इससे बनने वाले यहाँ पर केमिकल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड का अपनी डेली लाइफ में यूज। जो हमारा स्टमक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। कभी हमारे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं या हम कुछ एसिडिक फूड खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाता है। उस केस में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर बेस यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटासिड। तो एंटासिड एक्चुअल में बेस है और बेस के तौर पर आप यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। MgOH2 उसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हो, ये भी एक माइल्ड बेस होता है जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो कोई भी आप यूज करो, दोनों ही माइल्ड बेस है और इस केस में आपको रिलीफ मिल जाएगा एसिडिटी से। इसके अलावा कुछ यहाँ पर बेस की टैबलेट्स भी आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम सुगरी फूड खाते हैं तो ये बैक्टीरिया फूड को ब्रेक डाउन करके यहाँ पर एसिड क्रिएट कर देते हैं और इस एसिड के कारण जो हमारे टीथ है करोड़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमारी ये वाइट वाइट टीथ है ये इनेमल होता है और सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी की। तो इसलिए ये क्या होंगे, अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया तो हमारे ये टीथ क्रोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली उस केस में एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ पर बेस यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप रात को सोने से पहले या कुछ सुगरी फूड खाओ तो उस केस में हमेशा आपको टूथपेस्ट से पेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आओ टूथपेस्ट के अंदर यहाँ पर बेस प्रेजेंट होता है तो बेस एसिड के का साथ यहाँ पर रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर है कि आपके जो टीथ है डीके होने से बच जाएंगे। तो रात को सोने से पहले एटलीस्ट एक बार आपको टूथपेस्ट ज़रूर करना चाहिए, जिससे क्या हो आपके माउथ के अंदर अगर एसिड क्रिएट हो रहा है तो वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट बेस से। इसके अलावा आपको लेस सुगरी फूड खाना चाहिए, जिससे आपके टूथ डिके ही ना हो, आप सफ़र ही ना करो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एनिमल और प्लांट्स होते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर कि हमारे अंदर में एसिड या बेस फील कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे जब हम बात करते हैं बीज और एंट्स की, ये हमारे अंदर जब हमें स्टिंग करती है काटती है तो हमारे अंदर एसिड इंजेक्ट कर देती है, भर देती है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ पर माइल्ड बेस यूज कर सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपके घरों में इजीली अवेलेबल होता है, अपनी मदर से पूछना, आगे फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे तो वो आपको बता देगी। इसके बाद हम देखते हैं अगर वास्प भी आपको स्टिंग कर लेता है तो वो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर बेस फील कर देता है, बेस इंजेक्ट कर देता है। उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर आपको एसिड लेना पड़ता है। तो विनीगर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि विनीगर में भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद जब हम प्लांट्स की बात करते हैं यहाँ पर नेटल प्लांट की, तो जो कि जंगल में पाया जाता है, तो उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं और जब हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो ये वो हमारे अंदर मेथेनोइक एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक माइल्ड बेस यूज करना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर होम रेमेडी की बात करो तो जहाँ पर आपके नेटल स्टिंग ने कट किया है वहाँ पर उस एरिया पर अगर आप डॉग प्लांट को भी रब करोगे तो उस केस में भी आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया वही सारा का सारे यहाँ पर समरी के तौर पर लिखा हुआ और बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, फर्दर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखना। इसके बाद हम देखते हैं जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स ऑब्वियसली सॉइल से अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ। तो सॉइल की जो पीएच है यहाँ पर एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना सॉइल ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक होगी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर बेस ऐड करना पड़ेगा और बेस के लिए आप यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, जो चौक में भी मिलता है। तो ये सारे बेस की तरह काम करते हैं और टू एसिडिक सॉइल के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे और जिससे कि यहाँ पर प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो होगा। अब कई बार क्या होता है यहाँ पर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उस केस में आप उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर जैसे मैन्यूर और कॉम्पोस्ट यहाँ पर ऐड कर दोगे तो वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे उस बेसिक सॉइल को, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मैन्यूर के अंदर यहाँ पर एसिड प्रेजेंट होता है। तो बेसिक सॉइल
के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको, और इस केस में भी जो पीएच है यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाएगी सॉइल की और प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप एसिड की बात करो, बेस की बात करो या आप सॉल्ट की बात करो, सारे ही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यहाँ पर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होएगी। तो चाहिए आप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर के केस में आप कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसमें से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगी। बट जो आप घरों में टैप वाटर यूज करते हो, नॉर्मल पानी जो यूज करते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो इसलिए तो ये चीज़ें यूजुअली बच्चों को पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। बट घरों में जो हम पानी यूज करते हैं यूजुअली, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इसमें आयनिक कंपाउंड आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं रेन वाटर की। तो जो रेन वाटर होती है ऑब्वियसली क्या करेगी, वाटर जब भी आकाश से धरती पर आता है तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एसिड क्रिएट कर देती है। तो आप यहाँ पर देखोगे जब पानी यहाँ पर CO2 गैस के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, ऐसी SO2 गैस के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपकी रेन आ रही है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ रिएक्ट करके एसिड क्रिएट कर देती है, एसिड बना देती है, इसीलिए हम बोलते हैं एसिडिक रेन। तो इसलिए जब भी आप बरसात से नहाओ तो उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि जो रेन आती है वो एक्चुअल में एसिडिक होती है, क्योंकि उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। तो रेन वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्योंकि उसमें आयन्स प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा, क्वेश्चन यहाँ पर करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर जाके देखें, उसके बाद आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन करें, आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो रेड लिटमस टू ब्लू यहाँ पर कौन कन्वर्ट करता है, बेस कन्वर्ट करता है। तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। चेंज का मतलब है यहाँ पर जो बेस नहीं, यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पर बेस की बात कर रहे हैं, जिन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लू लिटमस को, अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर बन गया, इसको रेड में कन्वर्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली एसिड करेगा। तो एसिड यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाई डिल्यूटिंग ए कंसनट्रेटेड एसिड। तो जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं एसिड के अंदर हमेशा हम पानी के अंदर हम हमेशा एसिड ऐड करते हैं, क्योंकि एसिड के साथ पानी की रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो जैसे जैसे आप एक एक ड्रॉप करके उसमें एसिड मिलाते जाओगे, वैसे वैसे आपको इसको हिलाते रहना चाहिए ताकि हीट एक जगह इकट्ठी ना हो। तो इसीलिए एडिंग वाटर, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीरिंग, ये बिल्कुल सही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा एसिड के अंदर, वाटर के अंदर हम यहाँ पर एसिड मिलाते हैं बूंद बूंद करके, क्योंकि एसिड क्रोसिव होते हैं। अब आप खुद देखोगे, अगर आपने कई बार ध्यान किया हो, आप अपनी मदर से पूछना, आप तो बच्चों नहीं ध्यान किया हो ना, तो अगर आप एक प्लास्टिक के अंदर डेली अगर आप दही भी डालोगे ना, जबकि दही के अंदर भी आप यहाँ पर देखोगे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है और वो तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, तो 15-20 दिन डेली इसके अंदर दही डाल के रखोगे ना, तो वो भी करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो माइल्ड जो एसिड है वो ही इतना क्रोसिव है, तो आप सोचो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कितने क्रोसिव होते हैं। तो कुल मिलाकर इसीलिए हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं बूंद बूंद करके, और उसको हिलाते रहते हैं, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ताकि मिलती रहे, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी तो फिर एकदम से क्या हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा हीट लगेगी उसकी और आपके लिए हार्मफुल होएगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 5 सोल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड विद pH पेपर सोड pH 4, 1, 13, 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, विच सोल्यूशन, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, वीकली एसिडिक, न्यूट्रल और वीकली एल्केलाइन है। H+ आयन की इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको इनको लगाना है। इसके बाद बताना है आपको एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट बताना है, उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के साथ जो सॉल्ट बनाए। तो जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, अगर ना आए तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे
कि हम कहेंगे जो पीएच, जिस सोल्यूशन की पीएच सबसे कम होगी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर पीएच 1 है सोल्यूशन बी की, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर या फिर एल्कलाइन भी यूज कर सकते हो, बेसिकली हम एल्कलाइन भी यूज कर सकते हो। पीएच जिसकी 13 है सोल्यूशन की यहाँ पर, वो यहाँ पर स्ट्रोंगली एल्कलाइन होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे वीकली एसिडिक की। तो जैसे जैसे हम 0 to 14 की साइड जाते हैं, रेंज क्या होती है पीएच की 0 to 14, तो 0 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ इंक्रीज होएंगे तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी या वो कम एसिडिक होता जाएगा। 7 पर तो वो न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो वीकली एसिडिक होगा यहाँ पर जिस सोल्यूशन की पीएच 4 है सोल्यूशन ए की। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर वीकली न्यूट्रल की जब आप बात करोगे तो हम देखेंगे यहाँ पर जिस सोल्यूशन की सोल्यूशन डी की यहाँ पर पीएच 7 है तो ये यहाँ पर न्यूट्रल होगा। इट मीन्स ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना बेसिक बिहेवियर शो करेगा। और जब वीकली एल्कलाइन की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा, 13 की तरफ जाते हो तब आप यहाँ पर एल्कलाइन होता है। तो जो पीएच 10 वाला सोल्यूशन है सोल्यूशन ई, ये आपका वीकली एल्कलाइन होगा। जब इनको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में लगाओगे तो हम कहते हैं 0 to 14 की साइड जब जाते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देखोगे जो पीएच यहाँ पर अगर डिक्रीज होएगी तो उस केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर सोल्यूशन सोल्यूशन सी की में कंसंट्रेशन H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है सबसे कम है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सोल्यूशन ई के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उससे थोड़ी ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन आयन की है सोल्यूशन ए में, फिर यहाँ पर सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन डी में यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा सोल्यूशन ए में होगी और उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोल्यूशन बी में होगी क्योंकि उसकी पीएच सबसे कम है। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे H प्लस आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन भी, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो आप यहाँ पर देखोगे H प्लस आयन की यहाँ पर ये सारे के सारे सोल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो उस केस में पीएच बढ़ रही है, और अगर पीएच बढ़ रही है तो उस केस में एसिडिटी कम हो रही है। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नीचे लिख लेना, डिक्रीजिंग एसिडिटी। और पीएच क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से। तो पीएच बढ़ेगी तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑफ H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन्स पर डिपेंड करती है। तो पीएच स्केल हेल्प करती है हमें प्रोडिक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कितनी उसमें कौन सा एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, बाय मेजरिंग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के द्वारा। तो आपको बताना कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है यहाँ पर प्रोडिक्ट करने के लिए कितना एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर हम यूज करते हैं एसिड और बेस की यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ बताने के लिए कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो एक्चुअली वो उसकी एक्चुअल पीएच बता देता है कि पीएच 7 है, पीएच 8 है, पीएच 5 है, कि कितनी स्ट्रेंथ है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आंसर यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद देखोगे 3 सोल्यूशंस है पीएच ए बी सी जो जिनकी पीएच दे रखी है 3,5,7। तो इसका मतलब सोल्यूशन ए की पीएच है 3, सोल्यूशन बी की 5 है और सी की 7 है। तो कौन सा सोल्यूशन सबसे ज़्यादा H प्लस आयन क्रिएट करेगा, तो सभी को पता है जो सोल्यूशन ए है उसमें क्या होगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी पीएच सबसे कम है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लिख रखा है। तो कोई बात नहीं, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस, फिर भी यहाँ पर बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर डालने पर, कुल मिलाकर हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलती है H प्लस आयन की। और जब हम वीक एसिड की बात करते हो उनको जब आप पानी में घोलते हो तो वो पार्सली यहाँ पर ब्रेक डाउन होते हैं, और कुल मिलाकर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन
वीक एसिड के केस में बहुत कम मिलती है, तो ये इसका मेन रीज़न है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो और वीक एसिड के अंदर आप यहाँ पर एसिटिक एसिड ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन इज रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन। तो जब आप एसिड रेन की बात करेंगे हम कहेंगे उस केस में अगर pH 5.6 बिलो हुई तो वो आपकी एसिड रेन कहलाएगी। तो ये एसिड रेन होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है इनके लिए बहुत हार्मफुल होती है, इनका सर्वाइव करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एसिड रेन क्या करती है, जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनके वाटर की पीएच को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे कि वाटर बहुत एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण एक्वेटिक एनिमल्स को यहाँ पर सांस लेने में, बच्चे प्रोड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और इवन के अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उनके गिल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये इसका सारा रीजन होगा। इसके बाद इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट है, अंडर इन द फॉलोइंग एसिड आइडेंटिफाई वीक एसिड। तो यहाँ पर सभी को पता है वीक एसिड कौन से है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड वीक एसिड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड आपके वीक एसिड होंगे यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे जब भी हम बात करते हैं सॉल्ट की, सॉल्ट का नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो उस केस में आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो उस केस में आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस केस में आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिल रहा है सॉल्ट, और ये न्यूट्रल होता है, और इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपका यूज होता है। तो देख लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो यूज हो रहा है, बट यहाँ पर सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद आप देखोगे सेकंड में से सोडियम कार्बोनेट बन रहा है तो एसिड यूज हो रहा है, कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है, बेस यहाँ पर NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो कुल मिलाकर ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। ये ऑप्शन भी गलत है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा। इसके बाद सोडियम सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेस NaOH से बना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ना कि एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो कुल मिलाकर लास्ट ऑप्शन सही है, जो आपका CH3COONA है, ये सॉल्ट बन रहा है, तो ये एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेचर ऑफ सॉल्ट यहाँ पर दे रखा है और एसिड और बेस यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एसिड, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है एंड स्टिक के अंदर। तो आप कहोगे इसके अंदर मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है एंट स्टिक के अंदर, जो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद है कि डाइल्यूट करना एसिड को क्यों रेकमेंड किया जाता है, और बेकिंग सोडा एक एंट एसिड की तरह यूज क्यों की जाती है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, एंट एसिड की तरह क्यों यूज की जाती है। और एसिड को डाइल्यूट क्यों करते हैं हम हमेशा, डाइल्यूट करते टाइम एसिड को ही पानी के अंदर क्यों मिलाते हैं। तो ये मैंने ओरली तो आपको बता दिया, और अगर आपको टेक्चुअल फॉर्म में देखना है तो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आई थिंक हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कौन से यहाँ पर 3 यहाँ पर ऑपरेटर्स लगा रखे हैं, तो कौन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हम सभी को पता है, ना तो ग्लूकोज एसिड है, तो ना ग्लूकोज करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ना एल्कोहल करेगा। HCl यहाँ पर एसिड है, तो हमेशा एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो आपका थर्ड केस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZNO2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड ही ऐड किया जाता है वाटर के अंदर, ना कि वाटर एसिड के अंदर। तो जो हमने अभी रीजन यहाँ पर डिस्कस किया था वही सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है। मैंने बताया था कि हमेशा बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं और उसको हिलाते रहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है एसिड के बेस के साथ एक्जियोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड बट डाइल्यूट कर देती है, क्योंकि ड्राई HCl होते हैं उसमें H+ आयन फ्री नहीं होते हैं। तो जब H+ आयन, जब ड्राई HCl को जब आप यहाँ पर गीला करोगे, कुल मिलाकर उसमें पानी ऐड करोगे, तो उस केस में वो H+ और Cl नेगेटिव आयन में यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और H+ आयन क्रिएट हो जाएंगे। तो H+ आयन ही इसके एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए जब यहाँ पर H+ आयन क्रिएट होंगे तब भी वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को यहाँ पर रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए आपका यहाँ पर ब्लू लिटमस को यहाँ पर रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो आपका एसिड के अंदर या तो आपका एसिड है वो यहाँ पर
मॉइस्ट होना चाहिए, या फिर जो लिटमस पेपर है वो आपका मॉइस्ट होना चाहिए। अगर दोनों ही ड्राई हुए तो कोई भी चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर के अंदर, क्योंकि जब वो मॉइस्ट होगा या उसमें वाटर ऐड होगा, एक्वस होगा HCl का सोल्यूशन, उसी केस में हमेशा H+ आयन यहाँ पर क्रिएट होंगे जो इसके एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है ब्लू कलर ऑफ कॉपर, ये हम आगे देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसको एसिड बेस इंडिकेटर दिया गया है, तो वो कैसे यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेगा। ऑब्वियसली अगर वो ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, तो उस केस में वो जो स्मेल वाला है वो इंडिकेटर यूज करेगा, क्योंकि वो स्मेल करके ही बता सकता है, देख के तो बता नहीं पाएगा। तो वनीला एसेंस होगा, क्योंकि टर्मरिक की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा अपना कलर यहाँ पर एसिड लो तो इसके अंदर इसका कलर येलो होता है, बेस के अंदर इसके अंदर कलर इसका रेड हो जाता है। तो ये तो देख के ही पता चलेगा। ऐसे मेथिल ऑरेंज और लिटमस पेपर का भी कलर देख के ही पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, कैसे रिएक्ट हुआ है, रिएक्शन हुई है। बट वनीला एसेंस यहाँ पर स्मेल के तौर पे बताता है, स्मेल से बच्चे को पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। एसिड में और बेस की यहाँ पर स्मेल से पता चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारे के सारे। जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो हम कहते हैं एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो उस केस में आपको सॉल्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर सॉल्ट का एक ग्रुप और उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड की आप बात कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट की बात कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट की बात कर सकते हो, सोडियम सल्फेट की बात कर सकते हो। तो ये सारे के सारे यहाँ पर सॉल्ट कहलाएंगे। इसके अलावा NaCl सोडियम क्लोराइड की भी। तो इन सारे सॉल्ट के अंदर हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो जब हम सॉल्ट की बात करेंगे तो हम ये ज़रूरी नहीं हम इसी कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं। जब हम कॉमन सॉल्ट कहेंगे उस केस में आपको समझना है कि हम NaCl वो सॉल्ट बात कर रहे हैं जो आप घरों में नमक खाने के तौर पे यूज करते हो, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो जब सॉल्ट की बात करेंगे तो हम पूरे के पूरे सॉल्ट ग्रुप की बात कर रहे हो। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिसके अंदर कॉमन सॉल्ट भी एक सॉल्ट है। और जब हम कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे तो आप घरों में जो नमक यूज करते हो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन सॉल्ट है वो हमें कैसे मिलता है और उससे कौन कौन से आप प्रोडक्ट बना सकते हो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो आप कहेंगे जब भी यहाँ पर सी वाटर होता है, सैलो पूल होते हैं, तो उनका जब पानी इवेपोरेट होता है तो उस केस में आपको यहाँ पर सॉल्ट मिलेगा। बिकॉज ये सॉल्ट इम्प्योर होता है तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो फर्दर इंडस्ट्री में इसको प्यूरीफाई किया जाता है और मार्केट में फर्दर इसको सप्लाई किया जाता है। तो ये तो एक फर्स्ट मेथड है सी वाटर से कॉमन साल्ट प्रिपेयर करने का। सेकंड मेथड आप यहाँ पर देखोगे बहुत सालों पहले जो यहाँ पर सी का पानी था वो यहाँ पर इवेपोरेट हो गया और सॉल्ट जो है वो यहाँ पर रह गया लेफ्ट, और वो फर्दर यहाँ पर रॉक्स में, अर्थ की रॉक्स में यहाँ पर ट्रैप हो गया। और जैसे हम कोयले की माइनिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पर ये रॉक सॉल्ट होता है वो यहाँ पर माइन करके निकाला जाता है। और बिकॉज ये इम्प्योर होता है तो इसलिए ये ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आपने किसी ने देखा हो, दिल्ली में तो हमारे मिलता ही है, यहाँ पर ट्रक में कई लोग लंप टाइप में ब्राउन कलर का सॉल्ट के डले बेचते हैं, पीस के पीस। वो यहाँ पर रॉक सॉल्ट ही होता है, आपका इम्प्योर होता है इसलिए उसका कलर ब्राउन होता है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड से बनने वाले, हम यहाँ पर केमिकल्स की बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हम सारे एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, इसे हम ब्राइन बोलते हैं। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्राइन। और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है तो इसमें कुल मिलाकर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाती है तो आप देखोगे ब्राइन सोल्यूशन के अंदर, तो उस केस में आपको यहाँ पर एनोड पर, क्योंकि यहाँ पर उस केस में आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर ब्राइन का सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो मिलता है, क्लोरीन मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो क्लोरीन सभी को पता है, यहाँ पर इसमें नेगेटिव आयन होते हैं क्लोरीन के अंदर, तो ये आपको एनोड पर मिलेगी क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। और जैसे H2 हम गैस की बात करेंगे, इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन कैथोड पर यहाँ पर आपके कलेक्ट होंगे क्योंकि कैथोड आपकी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका यहाँ पर कैथोड के पास में ही यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो NaH सोल्यूशन फॉर्म्ड होता है, तो एक्वस सोल्यूशन यहाँ पर बनता है। तो जब आप एग्जाम में रिएक्शन लिखोगे, अगर रिएक्शन आएगी तो आपको ये लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेट भी शो करनी है।
NaCl H2O, क्लोरीन, हाइड्रोजन सबकी। तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, जो हम ब्राइन का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बेस मिलता है जो कि NaOH है। तो ये क्या एल्कली है, जो बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, क्योंकि जो बेस यहाँ पर वाटर में डिजोल्व होते हैं उनके एल्कली बोलते हैं। तो NaOH वाटर में डिजोल्व है, तभी तो एक्वस सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए इसको एल्कली बोलेंगे। और क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दोनों यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर एल्कली और क्लोरीन मिल रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस को ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस को यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके बाद ही हम यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं इनकी यहाँ पर यूजेज डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले देखते हो, जब हम H2 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन सभी को पता है फ्यूल्स के तौर पे भी यूज होता है आजकल व्हीकल्स के अंदर। इसके बाद देखोगे मार्जरीन भी में भी यूज होता है। मार्जरीन क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करवाना। तो जब आप 4th चैप्टर पढ़ोगे कार्बोनेट्स कंपाउंड केमिस्ट्री का, वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको समझा भी दूंगी तब भी कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसके बाद देखते हो क्लोरीन। क्लोरीन सभी को पता है वाटर को डिसइंफेक्ट करती है, क्योंकि जो वाटर के अंदर बैक्टीरिया जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करती है। तो क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में भी यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक पॉलीविनिल क्लोराइड जिसे हम PVC बोलते हैं, इसको बनाने में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखो क्लोरिका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी यूज किया जाता है। जब हम HCl की बात करते हैं तो स्टील की क्लीनिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। स्टील कहाँ होता है, हम घरों में स्टील के बर्तन यूज नहीं करते, वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे इंडस्ट्री में स्टील की क्लीनिंग के लिए HCl को यूज किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है HCl का। तो अगर आपने देखा होगा, अगर कभी कोल्ड की आप टैबलेट्स लेते हो तो उसके अंदर आप हमेशा देखोगे